नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज बात करने वाले हैं अपन जो कक्षा 10 की क्षितिज बुक चल रही थी, उसी में अपना तीसरा पार्ट चल रहा था कवि देव का। वहाँ पर अपन ने दो पदों की बात कर ली थी, शुरू के जो दो थे उनकी बात अपनी हो चुकी थी। आज अपन जो है इसका अंतिम जो पद है उसकी बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अंतिम जो रहने वाला है अपना वो है कवित छंद। तो कवित छंद जो है उसकी एक विशेषता भी है, वो अपन जो है ये पढ़ने के बाद में उसकी विशेषताओं पर अपन बात करेंगे। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए फटिक, फटिक स्फटिक को कहते हैं, यानी पारदर्शी ऐसा पत्थर। यहाँ पर जो है अपन संगमरमर की भी बात कर सकते हैं, पारदर्शी पत्थर या स्फटिक पत्थर भी जिसको कहते हैं। शिलानी यानी शिला पत्थर, सो यानी से, सुधारो यानी सुधरना, सुधा यानी अमृत, मंदिर यानी मंदिर होता ही है। ठीक है। उददी, उददी यानी होता है दही, उददी यानी होता है समुद्र। उददी यानी क्या होता है? समुद्र। दधी यानी होता है दही। कोसो, कासा, अधिकाई यानी अधिकता। उमगे यानी उमड़ना। अमंद यानी बिल्कुल मंद मंद गति से। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर इसका अर्थ अपन देखते हैं। आपको जो है मैं थोड़ी सी कल्पना करवा देता हूँ एक चीज़ की, कि कल्पना क्या करनी है आपको। कल्पना ये करनी है कि आपको पहले सोचना है कि पूर्णिमा की रात्रि है। पूर्णिमा की रात्रि को जो है वो चाँद जो है वो पूर्ण रूप से दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है, और रात को भी ऐसा लगता है जैसे दिन उग रहा है। तो ऐसा ही दृश्य जो है वो यहाँ पर भी दिखाया गया है। एक तो आपको चांदनी रात का, जो पूर्णिमा का चांदनी रात है उसको देखना है, और दूसरी तरफ आपको जो है संगमरमर से जड़ा हुआ जो है महल देखना है। तो जो दो चीज़ें आपको देखनी है, संगमरमर का एक तो महल देखना है जो सफ़ेदी से भरा हुआ है, और दूसरा आपको देखना है चंद्रमा की, पूर्णिमा की, चंद्रमा की रात। ठीक है। पूर्णिमा की रात आपको देखनी है। वहाँ पर अभी आपको ये कल्पना करनी है कि चारों ओर जो है वो सफ़ेद रोशनी फैली हुई है। तब आपके बहुत ज़्यादा और अच्छे ढंग से ये समझ में आने वाला है, क्योंकि जो है इस प्रकार के जो पद होते हैं उनको आपको समझने के लिए थोड़ी बहुत आपको कल्पना का सहारा भी लेना पड़ता है, यानी आपको इस प्रकार की कल्पना अपने दिमाग में कर लेनी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फटिक, फटिक स्फटिक सैलानी, सुधर्यो सुधा मंदिर। तो कवि कह रहे हैं कि स्फटिक की शिलाओं के समान, भाई स्फटिक की शिलाओं के समान, जैसे अमृत का, अमृत का, सुधा यानी अमृत, मंदिर यानी मंदिर। यहाँ पर मंदिर का यहाँ पर एक अर्थ महल है और दूसरा अर्थ है मंदिर, जो देव स्थान होता है उसके लिए भी काम में लेना है। कि अमृत के मंदिर में, जैसे अमृत के मंदिर में और स्फटिक की शिलाओं में क्या हुआ है भाई? उददी दही कोसो, उददी यानी दही का सा समुद्र, अधिकाई उमगे अमंद। और क्या हो रहा है भाई? जो स्फटिक की शिलाओं का जो अमृत रूपी मंदिर है, अमृत का जो मंदिर है, वहाँ पर दही का सागर उमड़ रहा है, जैसे दही का सागर उमड़ रहा है। और कैसे? अधिकाई उमगे अमंद, बिल्कुल मंद मंद गति से वो क्या कर रहा है? उमड़ रहा है, उमड़ रहा है, उमड़ना घुमड़ना, इधर उधर डोलना। ठीक है। तो यहाँ पर उददी दही कोसो अधिकाई उमगे अमंद, तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि यहाँ पर क्या है? मंद मंद गति से दही का सागर उमड़ रहा है। भाई चांदनी रात होगी, आपको इस संसार को एक मंदिर के समान मानना है, और पूर्णिमा का जो चांद निकलेगा उससे उसकी जो चांदनी फैल रही है चारों ओर, चांदनी वो सफ़ेद होती है। तो वैसे ही जो सफ़ेद चांदनी है वो ऐसे लग रही है जैसे कोई दही का सागर जो है वो उमड़ रहा हो, क्योंकि दही पे कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर एक तो कल्पना ये हो गई। दूसरी आपको उस महल से संबंध में लेना है कि संगमरमर से जड़ा हुआ जो महल है, अमृत का सा समान जो राधिका का महल है, जो राधा का महल है, वहाँ पर भी उस सफ़ेदी में ऐसे लग रहा है जैसे कोई दही का सागर उमड़ रहा हो। तो ये दो कल्पनाएं आपको इसमें करनी है। चलिए आगे चलते हैं। बाहर ते भीतर, बाहर यानी बाहर, भीतर यानी भीतर, लो भीति यानी दीवारें, न दिखे यानी दिखाई। तो देव कवि कह रहे हैं कि इससे, इस प्रकार के दृश्य उपस्थित होने से भीतर और बाहर कोई भी दीवार दिखाई नहीं देती है, यानी ऐसा पारदर्शी पत्थर यहाँ पर बन गया है, ऐसी पारदर्शिता यहाँ पर बन गई है कि भीतर और बाहर कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। समझ में आया होगा। देखिए कल मैंने आपको बताया भी था कि जो बच्चे मुझे कमेंट करेंगे उनका नाम मैं यूट्यूब पर भी लूँगा। तो एक राकेश कुमावत जी हैं, उन्होंने जो है कमेंट में अपना नाम डाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो है रेगुलर हमारी क्लासें ले रहे हैं। तो बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ। और भी जो बच्चे हैं आपके, और भी जो साथी हैं, उनको भी आप जो है मोटिवेट कीजिए कि भाई ये जो भाषा संबंधी जो अपना विषय होता है वो काफ़ी कठिन होता है।
तो देखिए आगे, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव। तो यहाँ पर देव कवि कह रहे हैं कि बाहर और भीतर किसी भी प्रकार की दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध कोसो फेन, दूध यानी दूध, कोसो फेन, फेन होते हैं झाग, फेन किसे कहते हैं भाई, झाग को कहते हैं। फैले यानी फैला हुआ है। आंगन, आंगन यानी आंगन में। फरस बंद, फरस बंद, फरस से जड़ा हुआ। तो आंगन किससे जड़ा हुआ है, फरस से। तो देखो, और ऐसा लग रहा है जैसे इस अमृत रूपी मंदिर में, इस अमृत रूपी मंदिर में दूध के झाग आंगन में फर्श का काम कर रहे हैं। आंगन में किसका काम कर रहे हैं भाई, फर्श का। यानी जो चांदनी पड़ रही है उस चांदनी से, उस चंद्रमा की चांदनी से ऐसा लग रहा है जैसे जैसे दूध के झाग जो हैं वो पूरे फर्श में जड़े हुए हैं, पूरे फर्श में वो फैले हुए हैं। इस प्रकार जो है वो अमृत रूपी मंदिर या राधिका का महल नजर आ रहा है। ठीक है। तारासी, तारों के समान, सी यानी समान, यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। तरुणी, तरुणी यानी युवती, तरुणी यानी क्या होता है, युवती। तामे यानी उसमें, ठाडी यानी खड़ी है। झिलमिली, झिलमिलाती, होती यानी हो रही है। तो देखो, जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी में, जिस प्रकार पूर्णिमा की रात्रि में जो तारे हैं वो टिमटिमाते रहते हैं, झिलमिलाते रहते हैं। तारासी तरुणी, तरुणी नहीं होता युवती, युवती यहाँ पर कौन है, राधिका की बात की गई है कि तारों के समान जो युवती है, जो राधिका है, वो क्या कर रही है, खड़ी है उस चंद्रमा की चांदनी में। खड़ी क्या कर रही है, उसकी जो अपार जो शोभा है, उसकी जो सुंदरता है वो अपनी बिखेर रही है, अपनी शोभा वो बिखेर रही है। तारासी तरुणी, तारों के समान जो राधिका है वो खड़ी खड़ी क्या कर रही है, झिलमिल होती, वो अपनी आभा जो है वो अपनी आभा चारों ओर फैला रही है। जिस प्रकार आकाश में तारे टिमटिमाते हैं और अपनी सुंदरता का आभास इस संसार को करवाते हैं, वैसे ही राधिका अपने महल में खड़ी खड़ी अपनी सुंदरता का आभास करवा रही है। मोतिन की ज्योति, और राधिका ने अपने गले में जो मोतियों की जो माला पहनी हुई है, मोती यानी मोती यानी मोती की ज्योति, ज्योति यानी होती है ज्योति या प्रकाश। मिले यानी मिलना। मल्लिका, मल्लिका एक पुष्प होता है। मकरंद, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मोतिन की ज्योति मिले मल्लिका को मकरंद। तो जिस प्रकार देखो यहाँ पर राधिका ने जो है वो, जिस प्रकार मोतियों में ज्योति उत्पन्न होती है और मल्लिका जो पुष्प है उससे मंद मंद जो सुगंध आती है, मकरंद यानी मंद मंद सुगंध आना, तो उनसे मंद मंद जो सुगंध आ रही है वो वातावरण को कुछ अलग ही प्रकार का बना रही है। तो मोतियों की प्रकाश मिलने से, मोतियों की ज्योति से, जिस प्रकार आसमान में तारे अपनी ज्योति बिखेरते हैं, वैसे ही राधिका के गले में पड़े हुए जो मोती हैं वो भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं, और उनके शरीर पर जो मल्लिका के जो पुष्प हैं वो भी मंद मंद सुगंध चारों ओर बिखेर रहे हैं। आरसी कहते हैं जो अपना होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, दर्पण। आरसी से अंबर में, अंबर यानी आकाश में। आभासी उजारी यानी उजाली, लगे यानी लग रही है। तो देखो, पूरा जो आकाश है वो एक शीशे के समान लग रहा है, वो एक शीशे के समान लग रहा है, और आभासी उजियारी लगे। और यहाँ पर जो राधिका है वो अपनी जो उजली जो आभा है वो यहाँ पर बिखेर रही है। और यहाँ पर एक अन्य यहाँ पर लें कि जो पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें पूर्णिमा की जो रात्रि है वो एक दर्पण के समान लग रही है, और उसमें क्या है, आभासी उजारी लगे, और वहाँ पर जो पूरा जो वातावरण है वो अपनी एक अलग ही आभा बिखेर रहा है, वो सारा का सारा उजला नज़र आ रहा है, यानी पूरा वातावरण जो है वो उजला नज़र आ रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, और इस पूर्णिमा की रात्रि में प्यारी राधिका यानी राधा को प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी अपन देखते हैं ना शीशे में अपनी फोटो देखते हैं, प्रतिबिंब सो लगत है चंद, चंद यानी चंद्रमा। तो यहाँ पर इस पूर्णिमा की रात्रि में जो चांद है वो भी राधिका का प्रतिबिंब लग रहा है। किसका लग रहा है भाई, राधिका का प्रतिबिंब लग रहा है। चंद्रमा भी किसका प्रतिबिंब लग रहा है, राधिका का प्रतिबिंब लग रहा है। जिस प्रकार पूरे महल में राधा अपनी आभा बिखेर रही है, राधा अपनी चमक बिखेर रही है, उसी प्रकार जो चंद्रमा है वो इस पूरे संसार में क्या कर रहा है, अपनी जो चांदनी है उसको बिखेर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपकी ये सारा समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज़ करें, फिर से इसको देखें, ताकि आपकी ये एक एक जो मैंने बिंदु है इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है दोनों तरीके से,
समझाया है, 2 चीज़ें मैं साथ लेकर चला हूँ, दोनों चीज़ें जो है वो अपनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। यहाँ पर मैंने जो है अलंकारों की भी बात की है, जैसे या जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति आपको मिलेगी, चाहे वो कोई सा भी वर्ण हो, एक वर्ण अगर 2 बार आ जाता है, जैसे यहाँ पे स है, एक स ये आ गया, एक स ये आ गया, एक स ये आ गया, ठीक है, ये एक स ये आ गया, इतने स आ गए, इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बिल्कुल रहेगा, ठीक है। शिलान्यासु, अब देखो सम सम समान है ना, सम है, समान है, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आते हैं अपने कौन से में, वो अपने आते हैं उपमा अलंकार में। वो किस में आते हैं भाई, उपमा, सा सी से सम सदृश, इस प्रकार के जो है वो अपने उपमा अलंकार में आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, उपमा अलंकार भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये दधी शब्द 2 बार आया है, दधी शब्द क्या है, 2 बार आया है, लेकिन इनका अर्थ 2 अलग अलग निकल रहा है। इसका मतलब भिन्नार्थक शब्दों की जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ पर यमक अलंकार होता है, तो यहाँ पर यमक अलंकार की छटा भी देखने को मिलती है। इसके आगे अगर बात करें तो यहाँ पर भय वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अपना अनुप्रास अलंकार है। इसके आगे देखें कोसोफेन, कोसो के समान, इसका मतलब उपमा है, ठीक है। यहाँ पर तारासी तरुणी, यहाँ पर भी उपमा है। यहाँ पर उपमा जो है वो यहाँ पर सांग, यहाँ पर कुछ जगह रूपक अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है। तो मैंने सारा आपको यहाँ पर बता दिया है कि वर्णों की आवृत्ति होगा तब यहाँ पर भी देखो मोतिन की ज्योति मिले मैं की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ये समझ में आया होगा। और जहाँ कहीं पर भी आपको शैली के बारे में पूछा जाए तो शैली, जहाँ पर देखिए शैली की बात करें तो जहाँ पर मैं वगैरह शब्द आ जाते हैं, यहाँ पर मैं वगैरह कुछ शब्द है नहीं। मैंने पहले ही आपको जो पहला पार्ट था अपना उसमें मैंने बताया था कि जहाँ पर मैं वगैरह आ जाता है उसे कहते हैं आत्मकथात्मक शैली, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, 1-2 बातें मैंने बताया था कि इसमें और हैं, तो वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर कवित्व छंद की बात की गई है। छंद जो है वो किसी भी पद को व्यवस्थित करने का जो है वो एक ढंग होता है। तो यहाँ पर इतना ही आपको समझाएंगे ज़्यादा, क्योंकि 10th क्लास में ज़्यादा इसको गहराई से नहीं लेंगे। तो कवित्व जो वर्णिक छंद है, कवित्व क्या है, एक वर्णिक छंद है, यानी इसमें वर्ण गिने जाते हैं। कवित्व जो छंद होता है उसमें वर्ण गिने जाते हैं, और उसके प्रत्येक चरण में जो कवित्व जो छंद है उसका प्रत्येक जो चरण होगा उसमें आपको मिलेंगे 31 से 31 वर्ण। गिन के देख लेना, ऊपर वाला जो कवित्व था अपना उसमें प्रत्येक में आपको 31 वर्ण मिलने वाले हैं। और प्रत्येक चरण के जो 16वें या फिर 15वें वर्ण पर जो है यति होती है, यति का होता है विराम, जहाँ पे कोमा लगा होता है ना, अल्प विराम जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर लगा हुआ होगा। यति यानी होता है विराम, विराम लगा रहता है। सामान्यतः चरण का अंतिम वर्ण जो है वो गुरु होता है। गुरु यानी उसकी मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ी होने का मतलब वो अपन जो है, जब छंद कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देख लेना, जब एक वर्ण एक मात्रिक छंद होता है, एक जब मात्रा होती है तो वो एक मात्रिक होता है। यहाँ पर जब 2 मात्राएं लग जाती हैं, 2 मात्राओं का मतलब जैसे ओ है, ओ में ओ क्या है, ओ गुरु वर्ण है, ए जो है वो लघु वर्ण है, वो गुरु वर्ण है, ठीक है, ओ जो है गुरु वर्ण है। तो यहाँ पर ई जो है, ई भी क्या है, ई भी एक गुरु वर्ण है, ठीक है। तो वो सारे अलग अलग बटे हुए होते हैं, तो उनके हिसाब से अपन वहाँ पर बात करेंगे जब अपन छंद की जो है वो क्लास लगेगी तब वहाँ पर उसकी बात की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पायनी नुपुर के आलोक में, यानी पायनी नुपुर जो अपना पहला ही जो यहाँ पर पद था उसके अनुसार यहाँ पर भाव साम्य, यानी उसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो उसके अनुसार जो है बिहारी कवि की 2 पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। क्या है देखो, शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, यू बानक मो मन सदा, बसो बिहारी लाल। तो यहाँ पर जो है वो कवि देव में और बिहारी में दोनों जो है एक समय के कवि थे, रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। तो उन्हीं के अनुसार जो है वो यहाँ पर कुछ इनकी साम्यता के आधार पे, भावों में समानता के आधार पे देखो, यहाँ पर भी पायनी नुपुर मंजू बजे, तो वहाँ पर भी क्या था, वहाँ पर भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन था। और यहाँ पर भी क्या है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है कि सिर पर मोर मुकुट है और कमर में क्या है, करधनी बंधी हुई है, हाथों में मुरली है और गले में वन पुष्पों की माला है। यूं बानक मो मन सदा, और इस प्रकार के रूप सौंदर्य से मेरा मन सदा जो है वो श्री कृष्ण में लगा रहता है, बसो बिहारी लाल। तो मेरा मन जो है, बिहारी कवि का जो मन है वो हमेशा श्री कृष्ण में लगा रहता है। तो इस प्रकार की ये कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई थी। तो समझ में आया होगा सारा मेरे ख्याल से। आज जो है अपना तीसरा पार्ट भी समाप्त हो गया है। कल अपन जो है वो चौथे पार्ट की, अगले पार्ट की बात करने वाले हैं। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा जो है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू।